नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस राहुल सर क्लासेस में। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, यानी कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में समझेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप अगर देखें तो ये हम यहाँ से आपको पॉलिटी की क्लासेस लगातार देने वाले हैं, जिसमें सारी पॉलिटी कंप्लीट की जाएगी। इसके अलावा आपको कोई अदर सोर्स पढ़ने की आवश्यकता महसूस नहीं होगी। जो भी एग्ज़ाम होगा, चाहे वो यूपीएससी हो या आपका यूपी पीएससी हो या अदर स्टेट एग्ज़ाम हो, या इससे इतर भी अगर मैं बात करूं आपसे, तो कोई भी वनडे एग्ज़ाम, उसके लिए भी ये क्लास आपको बहुत महत्वपूर्ण दिखाई देगी। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो हम आज पढ़ने वाले हैं टॉपिक को, अगर इसकी बात करेंगे तो आप इसको चाहेंगे तो आप हिस्ट्री में भी इसको पाएंगे और आप इसको पॉलिटी में भी पढ़ते होंगे। यानी जहाँ पॉलिटी की शुरुआत हो रही है, क्योंकि पॉलिटी पढ़ने से पहले हमको ये समझना होगा कि पॉलिटी के संबंध में, यानी हम स्पेशली जो बात करेंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, यानी संविधान की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? संविधान की बात करेंगे। और संविधान में जो आपके स्रोत हैं, हमारा जो संविधान बनाया गया है उसमें जो सोर्स लिए गए हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये जो आपकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, जब यहाँ पे अंग्रेज़ आए, उन्होंने जो उनकी जो कंपनी थी उसने जो प्रशासन को संभाला, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने प्रशासन को संभाला, कुछ रेगुलेशन किए, कुछ एक्ट पारित किए, उससे हमें सीखने समझने को मिला। उसके साथ साथ यहाँ ब्रिटिश, अगर बात की जाए ब्रिटिश की, तो उसने भी यहाँ प्रशासन किया, ब्रिटिश सरकार ने भी यहाँ प्रशासन किया। उसके बारे में भी हम समझेंगे, जानेंगे। अभी घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। हर साल आप देखेंगे किसी भी एग्ज़ाम में, अगर मैं बात करूं तो लगभग 1 से 2 प्रश्न यहाँ पूछे जाते हैं हर साल। अगर आप देखें तो यहाँ ये टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वो किसी भी एग्ज़ाम की बात करें तो ये जो टॉपिक है आपका, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। और हमारा आज का टॉपिक है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। यहाँ से हम पॉलिटी की शुरुआत करेंगे। आज आपकी पहली क्लास है पॉलिटी की, और हम धीरे धीरे करके पूरी पॉलिटी कंप्लीट करेंगे। तो हम बात कर रहे थे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, यानी कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की। तो इसके बारे में समझें उससे पहले आपको एक दो बात जान लेनी चाहिए कि जब 1947 में सॉरी 1947 में जब हम आज़ाद हुए, यानी भारत स्वतंत्र हो गया, तब हमको ये महसूस हुआ कि हमें एक संविधान की आवश्यकता है, यानी कि हमें संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। यानी हमें अपना प्रशासन चलाने के लिए, भारत सरकार को प्रशासन चलाने के लिए एक संविधान चाहिए, और इसकी आवश्यकता यहाँ पे महसूस होती है। इसी क्रम में आप देखें तो 1934 में, यानी 1934 में एक व्यक्ति हैं M.N. रॉय। अगर इनके बारे में आप जानें तो ये भारत के जो साम्यवाद आंदोलन था, साम्यवाद जो आंदोलन था, उसके ये प्रणेता रहे हैं, यानी निर्माता रहे हैं। काफ़ी चर्चित व्यक्ति रहे हैं ये। तो M.N. राय के दिए गए सुझाव, इन्होंने ही सबसे पहले सुझाव दिए थे, और सुझाव को अमल में लाने के लिए
जो इनके सुझाव थे उसी को अमल में लाने के लिए सॉरी 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। कब किया गया? 1946 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। और फाइनली आपको पता होगा कि 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आ गया था। पूरी तरह से संविधान को अस्तित्व में 26 जनवरी 1950 को लाया गया। ठीक है, तो एक एक पॉइंट करके इसको समझते चलते हैं और हर एक्ट के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास में। तो अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की हम बात जो कर रहे थे उसको हम दो रूप में बांट करके देख सकते हैं। पहला जो आपका होगा वो कंपनी का शासन। क्या होगा? कंपनी का शासन। दूसरा जो होगा वो होगा आपका ब्रिटिश सरकार का शासन। ठीक है, हुआ ये कि 1773 से लेकर के 1858 तक, 1773 से लेकर के 1973 से लेकर के 1858 तक पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रशासन को संभाला। उसके बाद क्या हुआ कि आपको पता होगा कि 1857 में क्रांति हो जाती है। और ये क्रांति कोई नॉर्मल क्रांति नहीं थी, लगभग पूरे देश में इस क्रांति ने अपना आक्रामक रूप दिखाया और इस वजह से ब्रिटिश जो सरकार थी वो पूरी तरह से हिल चुकी थी। उसको कहीं ना कहीं ये समझ में आ गया था कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से प्रशासन संभालने में विफल हो रही है। तो ये क्या करेंगे कि 1858 में एक नया एक्ट बनाएंगे और सीधा ब्रिटिश इंडिया कंपनी से निकल के प्रशासन सीधा किसके हाथों में चला जाएगा? तो ये चला जाएगा आपका ब्रिटिश सरकार के हाथों में। यानी अब कंपनी का आधिपत्य जो था वो पूरी तरह से समाप्त करके अब ब्रिटिश सरकार पूरा सारा जो अपने अंडर कवर कर लेगी उसको। ठीक है, तो इसके बाद जितने भी एक्ट आएंगे 1858 के बाद वो सारे एक्ट आपके ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाए गए हैं और इससे पहले जो भी एक्ट बनाए गए हैं वो एक कंपनी के द्वारा एक्ट बनाए गए हैं। अगर आप कहानी को समझें तो 1600 ईस्वी में ये ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये बन करके भारत आती है। और ये जो भारत आई तो ये एक व्यापारी वर्ग के रूप में ये भारत आए। ये सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल व्यापार करना चाहते थे भारत में। इनके लिए कहावत भी कही जाती है कि आए थे हरिभजन को उगटन लगे कपास। यानी इनका पर्पज कुछ और था, लेकिन यहाँ की व्यवस्था को देख करके इन्हें एक चीज़ समझ में आने लगी कि अब यहाँ पे हम प्रशासन भी संभालने के लिए सक्षम हैं। इन्हें ऐसा लगने लगा। और जब आप देखेंगे कि 1757 आपको याद होगा प्लासी का वो युद्ध, 1757 ये जो प्लासी का युद्ध था, तो इस प्लासी के युद्ध को अगर आप देखें तो रॉबर्ट क्लाइव थे जिनके नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाएं, जो बंगाल के अंतिम एक नवाब थे सिराजुद्दौला, यानी ब्रिटिश ईस्ट
इंडिया कंपनी जो थी उसका सामना हो रहा है एक बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला, ठीक है, इनके साथ युद्ध लड़ा गया। और उनके जो सहयोगी थे वो, अगर सिराजुद्दौला के सहयोगी की बात की जाए तो एक फ्रांसीसी भी कंपनी थी और ये सहयोग कर रहे थे इनका। लेकिन होता ये है कि क्लाइव, इनका जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? क्लाइव कर रहे थे। इन्होंने पूरी तरीके से सिराजुद्दौला और इनके सहयोगियों को हरा दिया। अब यहाँ से जो ब्रिटिश भारत था, यानी कि जो कंपनी थी, वो सबसे बड़ी आर्थिक और सैन्य शक्ति बन गए। यानी क्लाइव ने वो कर दिखाया कि अब जो भारत था वो पूरी तरीके से आर्थिक रूप से और सैन्य शक्ति के रूप से ब्रिटिश भारत में शामिल हो गया। यानी क्लाइव ने अपने दम पर आर्थिक और सैन्य शक्ति को अपने अंडर ले लिया, बंगाल को हरा करके, सिराजुद्दौला को हरा करके। ये कहानी आगे चलती रहेगी। लेकिन फाइनली आपको एक युद्ध और भी याद होगा 1764 का, और इसको बोला जाता है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध। और ये जो युद्ध होता है ये पूरी तरीके से डिसाइड कर देता है कि अब भारत पर कौन शासन करने वाला है। क्योंकि हुआ कुछ ऐसा था कि बहुत बड़ी बड़ी शक्तियां यहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आगे अपने घुटने टेक देती हैं। अगर बात करें तो इसमें बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और स्वयं मुगल सम्राट, बंगाल के जो नवाब थे वो मीर कासिम थे, और जो अवध के नवाब थे वो शुजाउद्दौला जी थे, और जो मुगल सम्राट थे शाह आलम द्वितीय। इन बड़ी शक्तियों को अकेले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हरा दिया। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नेतृत्व कर रहा था वो हेक्टर मुनरो था। हेक्टर मुनरो। ये सब पूछा जाता है आपसे। ये जो मैंने कहानी अभी आपको समझाई है इसमें से हर साल प्रश्न बनते हैं। अब पूरी तरीके से आप देखेंगे कि इन बड़ी बड़ी शक्तियों को एक शक्ति ने हरा दिया और ये डिसाइड हो गया कि अब भारत पर पूरी तरीके से कौन शासन संभालने वाला है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कहानी यहाँ से शुरुआत हो जाती है और धीरे धीरे उस कंपनी को रेगुलेट करने के लिए 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया जाता है। और वो जो रेगुलेटिंग एक्ट होता है उसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं आपको देखने को मिलती हैं। तो चलिए यहीं से हम एक एक करके एक्ट को समझते हुए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं अपनी कक्षा में। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बात करेंगे इसके महत्व की और इसकी विशेषताओं की। ठीक है, अगर महत्व को समझें तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों का, यानी भारत है उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों का नियंत्रण और नियमन
करना तय कर दिया गया। यानी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कार्य थे उनका नियंत्रण कैसे होगा, उसको रेगुलेट कैसे करना होगा, ये सब यहाँ पे तय कर दिया गया। दूसरा महत्व अगर आप समझें तो पहली बार कंपनी के प्रशासनिक, ये जो कंपनी थी इसके प्रशासनिक और राजनैतिक कार्यों को मान्यता दे दी गई। अब जो राजनीतिक या जो प्रशासनिक जो कार्य थे उनको पूरी तरह से मान्यता दे दी गई। आगे समझिए तीसरा क्या महत्वपूर्ण इसमें देखने को मिलता है कि भारतीय प्रशासन में केंद्रीय प्रशासन की नींव रख दी गई। ये जो भारतीय प्रशासन था, जो भारतीय प्रशासन था इसमें केंद्रीय सत्ता की नींव रख दी गई। यानी केंद्रीय प्रशासन की नींव रख दी गई। हुआ क्या था समझिएगा कि जैसे मान लीजिए मद्रास था प्रेसिडेंसी, बंगाल था, और एक और आपको मिलता होगा बम्बई। तो इनके गवर्नर अलग अलग रूप में कार्य किया करते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि जो बंगाल के गवर्नर थे उनको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और ये कह दिया गया कि ये जो बंगाल के गवर्नर जनरल हैं, अब ये किसके, जो मद्रास के गवर्नर हैं और जो बम्बई के गवर्नर हैं, ये किसके अधीन काम करेंगे, तो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन काम करेंगे। अब ये डिसाइड हो गया। यानी एक सत्ता बना दी गई जो केंद्रीय प्रशासन के रूप में कार्य करेगी। हुआ ये कि जो बंगाल के गवर्नर के अधीन जो बना दिए गए, जो सभी प्रेसिडेंसियां एक दूसरे से अलग हुआ करती थी, वो अब बंगाल के गवर्नर के अधीन हो जाएंगे। और इसकी सहायता के लिए, यानी जो गवर्नर जनरल था इसकी सहायता के लिए क्या किया गया कि 4 सदस्यीय एक कार्यकारी परिषद बना दी गई। परिषद बना दी गई। अब जो गठन कर दिया कार्यकारी परिषद का, तो उसमें अगर आप देखें तो इसकी सहायता के लिए, किसकी सहायता के लिए, बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए। ठीक है, जैसे आज समय में समझिए कि हमारे राष्ट्रपति जी होते हैं तो उनकी हेल्प के लिए, सहायता के लिए एक प्रधानमंत्री जैसा पद होता है और एक पूरी की पूरी सरकार गठित की जाती है जो कार्य करेगी। तो कुछ ऐसे ही यहाँ पे दिखाई आपको देखने को मिलेगा। इसमें एक फैक्ट आता है आपके लिए कि पहले गवर्नर जनरल कौन थे, बहुत पूछता है। तो पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। लॉर्ड वारेन, देखिए राइटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है, आप थोड़ा सा मैनेज करिएगा। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग पहले बंगाल के गवर्नर जनरल बने। ठीक है, अगर अब बात करें विशेषताओं की, तो पहली विशेषता आपको ये देखने को मिलेगी पहली विशेषता ये है कि बंगाल का गवर्नर, जो बंगाल का गवर्नर था वो बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय समिति जो है एक कार्यकारी परिषद बना दी गई। ठीक है,
4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद बना दी गई। दूसरी अगर विशेषता की बात करें तो मद्रास था, मैं आपसे बात कर चुका हूँ। मद्रास, बम्बई, इनके जो गवर्नर होते थे वो अब किसके अधीन हो गए? बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन। ठीक। तीसरी विशेषता को अगर देखें तो कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय यानी कि एक सुप्रीम कोर्ट न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक, 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई और इसके मुख्य न्यायाधीश, इसमें क्या होता था कि एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश, 3 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। अगली विशेषता देखें तो कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने, जो कंपनी थी उसको निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना, भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना बैन कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया। अब उपहार और रिश्वत नहीं ले सकते थे भारतीयों से। अगली विशेषता कि ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो कंपनी की गवर्निंग बॉडी होती थी, के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सख्त कर दिया गया, यानी एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बना दिया गया। ये सब पूछा जाता है आपसे। कोर्ट ऑफ एक डायरेक्टर्स बना दिया गया, जो कि अब इसके माध्यम से क्या होगा कि कंपनी पर क्या रखा जाएगा? शिकंजा कस लिया जाएगा कि अब किसी तरीके से कोई रिश्वत ना ले। ये सारी चीज़ें, एक्टिविटी जो हो रही थी यहाँ पे, उसको किसी तरीके से रोका जा सके। तो पूरी तरीके से नियंत्रण रखा जाएगा। किसके द्वारा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा। इसमें क्या होता था कि राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। यानी जो कंपनी से जुड़ी जो राजस्व था या नागरिक और सैन्य मामलों की जो जानकारी थी, वो ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया यहाँ से। तो ये कुछ इस एक्ट की, जो कंपनी के शासन के तहत 1773 से लेकर के 1858 तक के जो एक्ट हुए हैं, उसमें जो पहला एक्ट था 1973 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसके महत्व और उसकी विशेषताओं को हमने समझा। अब अगला एक्ट है आपका एक्ट है आपका 1984 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसके बारे में अगर बात करें तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की जो कमियां थी, उनको दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने 1781 में एक संशोधित एक्ट ऑफ सेटलमेंट पारित किया।
1781 में एक संशोधित एक्ट पारित किया, ठीक है। और 1781 के बाद अन्य महत्वपूर्ण एक्ट जो कि 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के रूप में अस्तित्व में आया। जो ब्रिटिश संसद थी उसने 1881 में एक संशोधन किया, एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट के रूप में। उसी के तहत आपने देखा कि 1784 में एक यहाँ पे पिट्स इंडिया एक्ट के रूप में अस्तित्व में एक्ट आया। अब इसकी अगर विशेषताओं की बात करें तो कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग किया गया। इसके द्वारा जो कंपनी के राजनीतिक, नोट्स बनाते चलिएगा आप लोग को, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि मोटी मोटी किताबों से पढ़ने से आप बचेंगे। पॉलिटिक के लिए आप मेजरली आप पढ़ते होंगे लक्ष्मीकांत को, बहुत मोटी किताब है, ठीक है, तो वो उसको पढ़ना आसान हो जाएगा आपके लिए। तो नोट्स आप बनाते चलिएगा और रिवीजन करने में इससे आपको मदद मिलेगी। तो राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को, वाणिज्यिक जो कार्य थे उनको अलग अलग कर दिया गया। दूसरी बात इसमें जो थी, ये तो आपको हो गई पहली बात, और दूसरी बात इसमें ये थी कि द्वैध शासन की व्यवस्था यहाँ पर दिखाई देगी। द्वैध शासन कैसे? निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति दी गई। एक निदेशक मंडल, इसको क्या किया गया कि कंपनी के व्यापारिक मामले, किसके? कंपनी के जो व्यापारिक मामले थे, इसका अधीक्षण करने का परमिशन किसको दे दिया गया? निदेशक मंडल को। निरीक्षण करने का जो अनुमति थी वो निदेशक मंडल को दे दी गई। लेकिन दूसरी तरफ जो राजनीतिक मामलों के प्रबंध के लिए एक नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन कर दिया गया। किसका? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। यानी जो राजनीतिक मामले थे, उसके लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण बोर्ड का एक गठन कर दिया। अब क्या था कि जो व्यापारिक मामले थे वो निदेशक मंडल के अधीक्षण में हो गए और जो राजनीतिक मामले थे वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के रूप में हो गए। इसीलिए द्वैध शासन जैसी व्यवस्था आपको दिखाई यहाँ पे देगी। अब नियंत्रण जो बोर्ड है उसको यह शक्ति भी थी कि वो ब्रिटिश भारत में सभी नागरिक, सैन्य सरकार तथा राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं निरीक्षण करे। यानी इस बोर्ड को, जो नियंत्रण बोर्ड था, कंट्रोल बोर्ड था, इसको ये परमिशन भी दे दी गई कि ये सभी नागरिक और जो सैन्य सरकार है तथा इसके साथ साथ जो राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण है उसका भी नियंत्रण ये कंट्रोल बोर्ड करेगा। यानी कि जो निदेशक मंडल था ये केवल व्यापारिक जो व्यापारिक मामले थे केवल उसी का अधीक्षण की अनुमति इसको दी गई। सिर्फ अधीक्षण यानी निरीक्षण की अनुमति दी गई। कुछ अन्य तथ्यों की अगर बात करें इसमें, तो भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। इस एक्ट के थ्रू जो कंपनी के अधीन क्षेत्र थे, कंपनी के अधीन जो क्षेत्र थे, तो पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। यानी जो कंपनी के जो अधीन क्षेत्र थे उनको ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र मान लिया गया। आधिपत्य का क्षेत्र मान लिया गया। देखिए किस तरीके से ये विस्तार करते हुए
चले जा रहे हैं। दूसरा अगर पॉइंट देखें तो ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और उसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। जो ब्रिटिश सरकार को जो ब्रिटिश सरकार थी उसको भारत में कंपनी के कार्य, जो कंपनी के कार्य हो रहे थे, कार्य और उसके जो प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया ब्रिटिश सरकार को। तो ये कुछ चीज़ें थी आपकी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। यहाँ से लगातार प्रश्न पूछे भी जाते हैं और पूछे भी जाएंगे। ठीक है, अगला एक्ट है हमारा 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट। देखते हैं इसमें क्या प्रमुख बातें थी, एक एक करके समझते हैं। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। जो 1833 का एक्ट है, चार्टर एक्ट, इसने क्या किया कि बंगाल का जो गवर्नर होता था, बंगाल का गवर्नर, वो अब भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगेगा। भारत का गवर्नर, भारत का गवर्नर जनरल कहलाया। यानी अभी तक क्या था कि बंगाल का जो गवर्नर हुआ करता था या गवर्नर जनरल हुआ करता था, अब उसका विस्तार कर दिया गया और कहा गया कि अब भारत का गवर्नर जनरल होगा। आप समझ पा रहे होंगे कि धीरे धीरे किस तरीके से विस्तार हो रहा है। और इसी में सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित होती हैं। क्या किया गया कि अब जो भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, तो इसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां किसमें निहित कर दी गई? भारत के गवर्नर जनरल में। और ऐसा कौन सा पहला व्यक्ति था जो इस पदवी को संभाला, ये पूछा भी जाता है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये पदभार संभाला। अगली विशेषता देखते हैं कि अब 1833 के चार्टर एक्ट से मद्रास और बंबई के गवर्नरों से विधायिका संबंधी शक्ति भी छीन ली गई। यानी इनके पास जो मद्रास और बंबई के अधीन क्षेत्र थे, इनके जो गवर्नर हुआ करते थे, जो मद्रास और बंबई जो क्षेत्र थे, इनके जो गवर्नर होते थे, इनके पास एक शक्ति हुआ करती थी, विधायिका संबंधी शक्ति। विधायिका संबंधी शक्ति, उसको भी क्या किया गया, इस एक्ट के थ्रू छीन लिया गया। ठीक, अगली विशेषता ये है इस एक्ट की कि कंपनी को व्यापारिक निकाय गतिविधियों को समाप्त कर विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बना दिया गया। जो अब कंपनी थी, जो व्यापारिक निकाय गतिविधियों को, जो व्यापारिक निकाय जो गतिविधियां थीं, उसको समाप्त कर विशुद्ध रूप से अब क्या कर दिया गया कि प्रशासनिक निकाय बना दिया गया। बात समझ रहे हैं आप कि जो कंपनी थी, ये
मूल रूप से व्यापारिक निकाय थी। क्या थी? व्यापारिक निकाय थी। लेकिन अब क्या किया गया, इस एक्ट के थ्रू प्रशासनिक निकाय बना दिया गया। ठीक। अगली विशेषता अगर देखें तो सिविल सेवकों के चयन के लिए, जिसकी तैयारी आप लोग कर रहे हैं उसी के बारे में बात हो रही है। तो सिविल सेवकों, जो सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का प्रयास किया गया। खुली प्रतियोगिता का प्रयास किया गया। लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, उसने इसका विरोध किया और उसी विरोध के कारण इस प्रावधान को क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। इस एक्ट के बारे में कुछ ये प्रमुख बातें थीं। अगला एक्ट समझते हैं 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 का चार्टर अधिनियम। अब यहाँ से एक्ट की जगह अधिनियम शब्द का प्रयोग स्टार्ट हो जाएगा। हुआ ये कि पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया। जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल जो था, इसकी परिषद होती थी और उस परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया। क्या कर दिया? अलग अलग कार्यों को अलग अलग कर दिया। मतलब यह है कि गवर्नर जनरल के लिए एक नई विधान परिषद, यानी एक नई विधान परिषद बना दी गई और उस परिषद में 6 नए पार्षद जोड़ दिए गए। इस परिषद में एक नई विधान परिषद बना दी गई और इसमें जो 6 नए पार्षद जोड़े गए और इसका विधान परिषद का गठन कर दिया गया। अब परिषद की इस शाखा ने छोटी संसद के रूप में कार्य किया। ये जो विधान परिषद बनाई गई, इसने क्या किया कि एक छोटी, पूछा जाता है ये सब, संसद की तरह कार्य किया। ठीक है। तो हुआ ये कि जो गवर्नर जनरल थे, इनकी जो है एक परिषद काम करती थी जिसमें विधायी और प्रशासनिक दोनों कार्यों को देखा जाता था। लेकिन अब क्या किया गया कि एक नई विधान परिषद बना दी गई जिसमें नए पार्षद, 6 नए पार्षद जोड़े गए और इसका गठन किया गया, जो क्या कर रही है, एक छोटी संसद के तरह कार्य करेगी। आप देखते होंगे जो संसद है, तो हमारे यहाँ पे संसद मिल करके, यानी राष्ट्रपति होगा, लोकसभा होगी, राज्यसभा होगी, इसको मिला करके क्या बनती है, संसद बनती है। तो यहाँ पे गवर्नर जनरल हो जाएंगे और परिषद यानी काउंसिल हो जाएगी और एक नई विधान परिषद
जोड़ी गई, जिसमें 6 नए पार्षद जोड़ दिए गए और एक संसद के रूप में ये कार्य करेगी। अगली विशेषता को समझते हैं कि अब क्या हुआ कि सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारंभ कर दिया गया। जो पहले 1833 का चार्टर एक्ट था जो प्रयास किया गया था, अब वो प्रयास दोबारा 1853 में किया जाएगा। तो जो सिविल सेवक है या सिविल सेवा है उसकी खुली प्रतियोगिता का प्रयास किया गया और इस व्यवस्था का जो शुभारंभ किया गया ये 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। यानी खुली प्रतियोगिता के बारे में कह दिया गया और 1854 में 1854 में एक मैकाले समिति का गठन किया गया। ये पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा, गठन कर दिया गया। अब ये समिति बताएगी कि किस तरीके से चीजें की जाएंगी। ठीक है, अगली विशेषता के बारे में देखें तो कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया गया। जो कंपनी थी उसके शासन को क्या कर दिया गया? विस्तारित कर दिया गया। ठीक, और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजधानी के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दे दिया गया तथा भारतीय क्षेत्र को, जो भारतीय क्षेत्र है इसको इंग्लैंड राजशाही के विश्वास, ध्यान दीजिएगा, के तहत, विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दे दिया। कब्जे में रखने का अधिकार दे दिया। अब आपको बातें समझ में आ रही होंगी कि किस तरीके से चीजें आगे निरंतर बढ़ती हुई चल रही हैं। इसमें और अगर विशेषताओं की बात करें तो पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया। यानी अब विश्वास जीता जाएगा धीरे धीरे करके। तो पहली बार क्या हो रहा है? भारतीय, ध्यान दीजिएगा, ये भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व, स्थानीय की बात हो रही है, प्रतिनिधित्व का प्रारंभ किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, ये जो 6 नए सदस्य चुने जा रहे थे, ये जो 6 नए सदस्य चुने जा रहे थे, इसमें 4 का जो चुनाव था वो कहाँ से था? बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा। इन सभी की स्थानीय, इसका फैक्ट है, पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा, स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा, तो इसका जो 6 नए सदस्य इसमें जोड़े जाने थे उसमें
4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई, आगरा की जो स्थानीय प्रांतीय सरकारें थी उनके द्वारा किया जाना था। अब धीरे धीरे विश्वास जीतने का प्रयास करेंगे। तो हमने 1853 तक का चार्टर अधिनियम तक देखा आज। अब इससे आगे हम अगली कक्षा में बात करेंगे आपसे, और इसके आगे के एक्ट को हम एक एक करके समझेंगे। आशा करता हूँ आप सभी को यह क्लास बहुत पसंद आई होगी। तो हमारी मेहनत को आप सभी लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। बाकी आप सभी ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और अपना ध्यान विशेषतापूर्वक रखिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय।